जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे इनकम टैक्स की। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वे लोग विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। दोस्तों आज हम यहाँ पर जानेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट है और हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। यानी कि अब ये भी जानेंगे कि इसमें ये भी जानेंगे कि हमको किन किन चीजों में यहाँ पर हमको टैक्स में रिबेट मिलता है। उन सभी चीजों को जानने की कोशिश करें, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस से पर्टेन करते हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से पर्टेन करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करते हो। वे सभी लोग यहाँ पर जान पाएंगे कि क्या क्या हमको बेनिफिट मिलते हैं, कहाँ पर छूट मिलती है, कहाँ पर नहीं मिलती है और किन चीजों में हमको बेनिफिट है। इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को सामने एक लेटर है, इंडियन आर्मी की तरफ से लेटर निकाला गया है स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन के द्वारा। सीधे हम नीचे बढ़ते हैं। हेडिंग में आपको देख रहा है डिडक्शन एग्जेप्शन ऑन इनकम टैक्स अलाउड न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार, यानी कि जो नया टैक्स की जो व्यवस्था है उसके अनुसार इनकम टैक्स ने हमको कौन कौन से अलाउ किए हैं, जिसमें एग्जेप्शन और डिडक्शन, किसमें कटौती और किसमें छूट देने की यहाँ पर जो है किसमें अलाउ किया है इनकम टैक्स ने न्यू टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत। पैरा नंबर 3 में पढ़ते हैं सीधे। न्यू टैक्स रिजीम यानी कि नए टैक्स व्यवस्था जो है, द न्यू टैक्स रिजीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2020। 2020 में बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया। वेरिएंट द टैक्स स्लैब्स वर अल्टर्ड, द टैक्स पेयर वर ऑफर्ड कंसिस्टेंट टैक्स रेट्स। यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है कि हमको जो है रियायत देने की बात कर रही है, टैक्स रेट्स में रियायत देने की बात किया जा रहा है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम से सीधे न्यू टैक्स रिजीम में जो स्विच करेंगे। However, those who optimize for the new regime cannot claim several exemption and deductions such as, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि वे जो फॉर द न्यू रिजीम cannot उसके अनुकूल नहीं कर सकते हैं क्लेम सेवरल एग्जेप्शन, बहुत सारे कई जो एग्जेप्शन, कई चीजों में छूट की बात कर रहा है, कटौती की बात कर रहा है, जैसे कि आचार्य हाउस रेंट अलाउंस, अल्टी मतलब होता है लीव ट्रेवल अलाउंस, 80C और 80D। यानी कि जो 86 यानी कि ये 1961 की जो है भारतीय कर अधिनियम की धारा है 80C और 80D, उसके अनुसार जो है 1961 के भारतीय आयकर अधिनियम जो है ये 80C है, जो व्यय और निवेश में आयकर से छूट देता है, 80C है। यानी कि निवेश पर टैक्स की कटौती जो है, टैक्स में जो है टैक्स कटौती ये प्रदान करती है 80C। और वहीं 80D की बात करते तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा ये भी है, और कुल इनकम में से किसी भी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान चुकाए गए कुल, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 80D में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर बात की जाती है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस प्लान होते हैं वहां पर ये 80D के अंतर्गत आते हैं। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में उसके प्रीमियम के लिए कटौती क्लेम इसमें कर सकते हैं। एक होता है एंड मोर, जैसे कि और भी कई सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि मैं ले लूं यहाँ पर 80D के बाद 80G ले लें, तो वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है उसमें भी जो है रिबेट पा सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम आर एजेंडा नीचे दिए गए हैं। हायर टैक्स रेट रिबेट लिमिट क्या है, फुल टैक्स रिबेट ऑन एन इनकम अप टू 7 लाख, यानी कि फुल टैक्स रिबेट जो है 7 लाख रुपए तक आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। हैज बीन इंट्रोड्यूस, जैसा कि इंट्रोड्यूस किया गया है। वेरियाज दिस देयर्स होल्ड 5 लाख अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, जबकि ये 5 लाख रुपए था ओल्ड टैक्स में। दिस मीन्स दैट टैक्स पेयर विद एन इनकम अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स एट ऑल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो है 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पड़ने का यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, मतलब मिनिमल है। नीचे 7 लाख में यहाँ पर 5% है। स्ट्रीम लाइट जैसे कि नीचे दिखाया गया है, सुव्यवस्थित किया गया है कॉलम में। टैक्स स्लैब्स दैट टैक्स एग्जेप्शन लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 3 लाख एंड द न्यू टैक्स स्लैब्स आर एजेंडर, हम नए टैक्स रिलीफ बात हो रही है। टैक्स स्लैब फॉर FY मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या क्या है, अप टू 3 लाख में नील है। 3 लाख से लेके 7 लाख तक कितना है, 5% है।
इतना होगा। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक 10% है। ये न्यू टैक्स रिजीम की बात हो रही है। अगर आप डाउन उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक 15% है और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक 20% है और मोर देन 15 लाख जो है 30% है। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 लाख से लेकर 7 लाख, यानी कि 3 लाख से 7 लाख कौन हो गए? जिसकी बेसिक सैलरी मान लीजिए किसी की 20,000 है, बार दूना 24, ये भी नहीं आ रहा है, यानी कि उसका HRA लगा लिया जाए या ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अगर हम लगा लेते हैं, क्या फिर भी आ जाएगा? मान लें 30,000 रुपये हो गया DA लगा के, 40,000 भी लगा लेते, चलो 40,000 महीने की तनख्वाह है, बढ़ चुको 4,80,000, तो फिर भी मिनिमल है। 3 लाख से लेकर 7 लाख जो है मिनिमल 5% है, तो वो बच जाएगा, उसकी रिबेट पा लेगा, कोई टैक्स भी उसको नहीं पड़ेगा। और भी खारे सारे ऑप्शन होंगे उसके बाद। अगर मान लीजिए 50,000 पड़े तो बार पंचे 60,000, तो 50,000 रुपये सैलरी है उसकी महीने की, बार पंचे 60,000 रुपये साल हो रहे हैं। अगर उसका कभी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये पूरा DA लगा के जो तनख्वाह बढ़ रही है उसकी 50,000 अगर है तो बार पंचे 60,000 और कुछ ज़्यादा लगा लो, फिर भी वो टैक्स के उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि छूट मिल जाएगी। कई सारे डॉक्यूमेंट वो दिखा देगा उसमें, तो छूट मिल जाएगी। सैलरी इनकम द स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता है मानक कटौती, कॉमर्स की भाषा में मानक कटौती कह सकते हैं। और 50,000 का मानक कटौती विच वाज ओनली अवेलेबल अंडर द ओल्ड रिजीम, जबकि ओल्ड रिजीम में इतना था। हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू द न्यू टैक्स रिजीम, इसको क्या करता है न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ा दिया गया, बोल रहा है। दिस अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 75,000, इसको 75,000 50,000 की इसमें इंक्रीजिंग कर दी। न्यू रिजीम ओनली वेफ FY 2024 और 25 के लिए इतना कर दिया। वेफ मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। FY मतलब जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, फैमिली पेंशन की बात करते हैं। दोज रिसीविंग फैमिली पेंशन कैन क्लेम ए डिडक्शन ऑफ RS 15,000। फैमिली पेंशन मतलब होता है मेरे दोस्तों, जो रिटायर्ड चले जाते हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं, उनको पेंशन मिलती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन अनोखे को यहाँ पर फैमिली पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है उसकी पत्नी, यानी कि उसकी पत्नी को यहाँ पर जो है स्पाउस को फैमिली पेंशन, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। Those receiving family pension calculation डिडक्शन ऑफ RS 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन, ये 1/3 ऑफ द पेंशन का है। विच एवर इज लोअर, ये कह रहा है कि जो कि कम है। दिस अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 25,000, इसको 25,000 कर दिया गया है ऑन द न्यू रिजीम वेब। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो है इसको बढ़ा के इतना कर दिया गया है। पहले 15,000 था, 25, यानी कि 10,000 की बढ़ोतरी कर दी है। फिर पैरा नंबर ई में पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड सरचार्ज, सरचार्ज मतलब होता है अधिभार फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके किसी इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मतलब खुद का जो है हाई नेटवर्थ है उस पर अधिभार की बात कर रहा है। द सरचार्ज रेट ऑन इनकम ओवर 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर की बात हो रही है। हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 37 से लेकर पहले 37% था, लेकिन इसको कम कर दिया गया, 25% कर दिया गया है। अब बात करते हैं हायर लीव इनकेसमेंट एग्जेप्शन, यानी कि जो छुट्टी कटाते हैं अपनी, जैसी छुट्टी लागू होती है, मान लीजिए एनुअली 56 डेज लागू होती है, बाकी उसको जाने के दिन मिलते हैं 4 डेज यार, किसी को 6 डेज, किसी को 8, जो जितना दूर होगा उसके हिसाब से उसको डेज मिलते हैं। तो लीव इनकेसमेंट की बात यहाँ पर होती है, अपनी छुट्टी को बचाएगा, ठीक है ना। तो 56 दिन हो गए, 56 दिन अपना बचाएगा, कोई वहां पर 30 दिन भी बचाएगा, कोई 12 दिन भी बचाएगा। तो इस हिसाब से जो लीव इनकेसमेंट करेगा उसकी बात हो रही है। द एग्जेप्शन लिमिट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कितना हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 3 लाख से लेकर 25 लाख तक कर दिया, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था? द ओल्ड टैक्स रिजीम, द टैक्स सिस्टम दैट प्रिपेयर्ड before that introduction of the new regime. Under the regime there are over 70 exemption and deduction available, including HRA था इसमें, including leave travel allowance that can reduce taxable income and lower tax payments, इनको घटा दिया गया बोल रहा है। The most popular and generous deduction in section 86, section 86 में जो आते हैं which allow, कौन कौन से आते हैं जैसे कि आपको पहले पता है और नीचे भी बताया जाएगा अभी। which allows for a deduction of taxable up to 1.5 lakh, द टैक्स पेयर हैव ए चॉइस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। इस प्रकार से वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी को भी चुन सकते हैं। एग्जेप्शन अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम, क्या क्या एग्जेप्शन है न्यू टैक्स रिजीम में? देखो,
कॉन्वॉय अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटी, जिसको ऑफिस ड्यूटी के लिए कॉन्वॉय अलाउंस मिलता है, यानी कि पे लेवल 10 से शुरू हो जाता है लगभग कॉन्वॉय अलाउंस। एनी अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू ट्रांसफर, यानी कि ट्रैवल जिसे हम परिवहन भत्ता भी कह सकते हैं। टूर मतलब होता है जिसको मतलब किसी को ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है कहीं पर, तो वहां पर टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जहां पर भेजा जाता है, या टीडी जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पर भत्ता दिया जाता है। ट्रांसफर अलाउंस यानी कि पोस्टिंग पर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय, जो दिव्यांग पर्सन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, अप टू 3200 पर मंथ पर। डेली अलाउंस रिसीव टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ ड्यूटी, लेकिन इसमें आपको अपना एक्सपेंडिचर भी तैयार करना होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकॉर्ड ऑफ परचेज और यूनिक मेंटेनेंस ऑफ, अगर आप यूनिफॉर्म मेंटेनेंस करते हैं तो उसका भी एक्सपेंडिचर आपके पास होना चाहिए, ऐसे हवा में आप नहीं दिखा सकते। इवन आपका आचार्य भी है ना, हाउस रेंट अलाउंस, उसका भी आपके पास एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आप पहले ये आचार्य दिखा सकते हैं जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन कल के दिन आप उसमें फंस सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कर्मचारी, लेकिन जब तक कि आप अपने बॉस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं आचार्य के लिए, तब तक आप आचार्य ना ही दिखाएं तो ठीक है, क्योंकि कल के दिन इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है और आप फंस सकते हैं और पता नहीं कब डेबिट आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, फिर माथा पकड़ोगे। लीव इनकस्टमेंट के अंडर सेक्शन 1010A में आता है। ग्रेजुटी मतलब होता है जो लोग रिटायर चले जाते हैं उनको ग्रेजुटी दिया जाता है। ग्रेजुटी मतलब एक उपहार सरकार की तरफ से दिया जाता है। अंडर सेक्शन आता है 1010 में। और इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल पेमेंट अंडर, ये डिफेंस फोर्सेस के लिए है। AFPP मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड होता है। ऑब्लिक DSOP मतलब होता है डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड होता है, अंडर सेक्शन 1011 में आता है। सम रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनकी लाइफ पॉलिसी है, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1010D में आती है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो लोग रिटायर चले जाते हैं अपनी पेंशन को कम्यूट कराते हैं, वो आता है अंडर सेक्शन 1010A में। और इन चीजों में आप रिबेट पा सकते हैं, इन चीजों को, सब चीजों को आप दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब भी आप प्रोविडेंट फंड में कोई अपना PF कटा रहे हैं, उसमें जो है आप PF कटाते हैं तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी आप दिखा सकते हैं, और विड्रॉल करते हैं तो आप उसको भी दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 1012 में। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती होती है उस पर भी जो है आप अंडर सेक्शन 5722A में दिखा सकते हैं। डिडक्शन ऑन डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, जो डिडक्शन और डिपॉजिट हो रही, जो कटौती हो रही है डिपॉजिट, जो कटौती हो रही है किस पे, डिपॉजिट पर, इन अग्निवीर कॉर्पस फंड में, यानी कि जो अग्निवीर है उनकी जो राशि है, उनका एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया, उसमें जो है वो अंडर सेक्शन 80CS2 आ रहा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज NPS अकाउंट, जो लोग नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वे एम्प्लॉयज अकाउंट सेक्शन किस में आएंगे, 86C2 में आएंगे, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स हैं और या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सोल्जर हैं, उन्होंने, मेरे को लगता है कि अभी तक जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो स्विच कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लें। लेकिन यहाँ पर NPS की अगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ये दुख वाली बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है 25 साल की जो सर्विस कंपलसरी है, जो कि बहुत हार्ड है, वही लोग समझ सकते हैं जो डिफेंस फोर्सेस से पर्टेन करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने जो है यहाँ पर स्विच कर लिया होगा NPS से UPS में, क्योंकि UPS में बेनिफिट है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हम कहते हैं कि UPS में कर देना चाहिए, क्योंकि NPS और UPS में अगर बेस्ट की बात करते हैं तो UPS बेस्ट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो बेस्ट है, जो सरकार जो 1 अप्रैल 2025 से लागू कर देगी, पूर्णतः सभी के लिए लागू हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा। एग्जेप्शन नॉट, जबकि NPS जो है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के लिए अलाउड है। एग्जेप्शन नॉट अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से एग्जेप्शन अलाउड नहीं है बोल रहा है। एग्जेप्शन, डिडक्शन ऑफ ऑर्डर, नहीं कटौती नहीं छूट। ओल्ड टैक्स रिजीम नॉट अलाउड नहीं है बोला है। न्यू टैक्स रिजीम आर एजेंट अंडर, कौन कौन से अलाउड नहीं, देखो। डिडक्शन अंडर चैप्टर VI अंडर सेक्शन 80C 80CCC 80CD 80D DB 80EE, जो भी ये सेक्शन है
इनकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। ये जो है डिडक्शन अंडर चैप्टर जो है ये किस में नहीं आगे, नॉट अलाउड, न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउड नहीं है बोल रहा है। फिर अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 विच इंक्लूडिंग सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी लागू नहीं है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो हॉस्टल का मिलता है, यानी कि किसी के बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनको भी यहाँ पर छूट मिलती है, तो वो भी अब इसमें लागू नहीं है। टीपीटी मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी लागू नहीं है। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस जिनको दिया जा रहा है, यानी कि किसी की क्षति हो जाती है, क्षति पूरक अलाउंस जिसे हम लोग कहते हैं, इंक्लूडिंग फील्ड एरिया, जो फील्ड एरिया में पोस्टिंग है, काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में है, जो सीआई इलाके में है, या डिफेंस फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, या सिटी इलाके में है, काउंटर टेररिज्म इलाके में है, वहाँ पर की बात हो रही है। हाई एल्टीट्यूड जो हाई एल्टीट्यूड इलाके में है, और आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के उन कर्मचारियों को आइलैंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है जो लोग आइलैंड में पोस्टिंग होते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार जैसे इलाके में पोस्टेड है, या लक्षद्वीप इलाके में पोस्टेड है। इन आइलैंड के जो किनारे वाले होते हैं वहां पर जो है आइलैंड, वहां पर ड्यूटी अलाउंस मिलता है। यहाँ पर भी आपको टैक्स में रिबेट मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन। लेकिन अब ये रिजीम ये अब लागू नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन अब जो लेना चाहते तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट तो यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में दिख रहा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD विच अलाउज बिजनेस एंड प्रोफेशनल टू क्लेम ए डिडक्शन फॉर द वियर एंड टियर, अपनी टूट फूट की जो है यहाँ पर अपना टैक्स क्लेम रिबेट पा सकते हैं। टूट फूट में बोल रहा है ऑफ दियर एसेट, उनके जो एसेट की जो टूट फूट है, इन जनरेटिंग इनकम, जिसमें वो इनकम कर रहे थे। 33AB 33AB 35AD जो नीचे अंडर सेक्शन इन सेक्शन के अंतर्गत, अचारे अंडर सेक्शन हाउस रेंट अलाउंस इसके अंतर्गत आए 1013A के अंदर, लीव ट्रेवल अलाउंस अंडर सेक्शन 105 के अंतर्गत आएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट प्रोफेशनल टैक्स, ये ओल्ड टैक्स रिजीम की बात हो रही है। होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B में, और डोनेशन और एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च, जो डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं, पार्टी को डोनेशन करते हैं, भाई जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको डोनेशन करते हैं, कोई भी डोनेशन करते हैं उसकी बात हो रही है। डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32I, डिप्रिसिएशन मतलब क्या हो सकता है, किसी कंपनी के समय गुजरने के साथ किसी एसेट के उपयोगी जीवन के वैल्यू को माफ करने की ये क्या देता है, अनुमति देता है। तो इन बातों को समझना चाहिए, ठीक है ना, इन बातों को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द डिडक्शन एंड एक्सेप्शन अवेलेबल अंडर द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम आर एज अंडर। देखो ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। सेकंड वाले में इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी, जब में ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख पे छूट दी जाती थी, लेकिन 7 लाख पे न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी यहाँ पर रिबेट कम होगा। यहाँ पर 5% है 7 लाख तक। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, और ऐसा होने से टैक्स भी कम देना होता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनकी जो कुल इनकम में से पहले ही एक निश्चित अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी इनकम 5.5 लाख से लेकर 7, ये ओल्ड रिजीम में था। टैक्स रिजीम न्यू टैक्स में 7.75 लाख। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का, और नए में 25,000 का कर दिया, बढ़ा दिया गया है। अचारे एग्जेप्शन, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, इसमें छूट मिलता था अचारे में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा अचारे में। लीव ट्रेवल अलाउंस LTA जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी इसमें एग्जेप्शन रिबेट नहीं मिलेगा। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस ऑफ RS 550 मील सब्जेक्ट टू मील्स ए डे, ओल्ड रिजीम में मिलता था लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये दोनों में मिलेगा, ठीक है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों ओल्ड में मिलता था लेकिन नए में नहीं मिलेगा। अब है परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पज। परक्विजिट्स मतलब क्या क्या हो गया, जो सुविधा दी जाती है, कोई विशेषाधिकार दिया जाता है। जैसे कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो वहाँ पर ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको ट्रैवल अलाउंस की बात हो सकती है, मेडिकल अलाउंस की बात हो सकती है, जो प्राइवेट वाले हैं। या
कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहाँ पर लैपटॉप दिया जाता है, प्राइवेट कर्मचारी हैं तो उनको भी लैपटॉप दिया जा रहा है। खुद का लैपटॉप जो है वहाँ पर जो खरीद रहा है उस पर जो है मिलता है, और कोई डेस्कटॉप खरीद रहा है तो उस पर भी मिलेगा। और क्या हो सकता है, रिफ्रेशमेंट की बात होती है, जो रिफ्रेशमेंट मिलता है, मनोरंजन करना हो, रिक्रिएशनल जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उन सभी पर भी दोनों में यहाँ पर बता रखा है। इंटरेस्ट और होम लोन अंडर सेक्शन 24 भी ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी पहले था लेकिन अब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 भी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि पहले था लेकिन अब भी है, इस प्रकार से। अब फिर दूसरा देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ईपीएफ जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ मतलब LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ELSS जो करते हैं, मतलब ELSS मतलब हो गया तुम्हारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो हो गई, उसमें जो कर रहे हैं यानी कि सेविंग स्कीम ने ले रखा प्लान। PPF हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, FD फिक्स डिपॉजिट, चिल्ड्रन ट्यूशन अलाउंस जो है पहले में था लेकिन अब में नहीं है। एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम में पहले में था लेकिन अब नहीं होगा, ये तो बड़ा बेकार हुआ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS दोनों में है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयर की बात हो रही है, पहले एम्प्लॉइज की बात है, इसमें ओ वाला सेक्शन देखो, एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन टू NPS, जो एम्प्लॉइज कर रहे थे कंट्रीब्यूट NPS में, वहां पर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलती थी, रिबेट मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर क्या हो, जो एम्प्लॉयर कर रहा है यानी कि नियोक्ता यानी कि जो कंपनी का मालिक है, या यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है NPS में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसका गणित अब बदल जाएगा, देखो यहाँ पर NPS का गणित इससे बदल जाएगा इससे, क्योंकि हम यहाँ पर NPS में क्या करते हैं, 10% हमारा डिडक्ट होता है सीधे वहां पर, ठीक है ना, हम अपनी तरफ से करते हैं, 14% वहां सरकार करती है, तो इसको समझना जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। डिसेबल्ड इंडिविजुअल 80U पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट एटसेट्रा 80G में पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TA 80TB पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अदर चैप्टर VI डिडक्शन इंक्लूडिंग सेक्शन 80C जो आपको अंडर सेक्शन दे रखे हैं, आयकर के अधिनियम धाराएं दे रखी हैं, उसके अंतर्गत पहले था लेकिन अब नहीं है। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉपस फंड जो है दोनों में है, अग्निवीर वालों के लिए है जो फौज में है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम दोनों में है। गिफ्ट अप टू 50,000 दोनों में है। एग्जेप्शन ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जो लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेंगे उनमें छूट दोनों में है। एग्जेप्शन ऑन ग्रेजुएटी में दोनों में मिलेगा, जो रिटायरमेंट वक्त ग्रेजुएटी मिलेगी। एग्जेप्शन ऑन लीव इनकेसमेंट दोनों में है, जो लीव इनकेसमेंट का पैसा होगा। डेली अलाउंस, जो डेली अलाउंस मिलेंगे उसमें भी पूरा होगा। कॉन्वॉय अलाउंस पहले भी था, अब भी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्पेशल एबल्ड स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन दोनों में था, पहले अब भी है। When total deduction are more than 3.75 लाख, the old tax regime will be more beneficial। ये क्या बोला, अगर 3.75 लाख से अगर आपके पास ज्यादा टोटल डिडक्शन है तो पहले वाले में बेनिफिट था। और फिर बोला when total deduction are less than, लेकिन 1.5 लाख से अगर कम है तो न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। when total deduction are between 1.5 लाख से लेकर 3.75 लाख है तो चॉइस विल बी डिपेंड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम आ रही है उस पर जो है आपकी गणित निकलेगी। इस प्रकार से आप लगा सकते हो हिसाब किताब। तो मैंने इसमें ये अंदाजा लगाया कि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पर फॉलो करेंगे, लेकिन हो सकता है जब आप कैलकुलेट करेंगे, आईटी का जो कैलकुलेटर है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं कि आपको कितने प्रकार से यहाँ रिबेट मिल सकती है। इन सभी चीजों का आपने अब अध्ययन करके पता लगा लिया होगा, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के भाई हैं, चाहे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी या पैरामिलिट्री के हैं,
या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर पता लग चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियोस में लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियोस को शेयर कर देना। और हाँ, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, तरह तरह की वीडियोस खबरें आपको मिलती रहे। आपके लिए आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।